Hello everyone, myself Mohit Bansal, Biology and Medicine videos, Biosphere Institute. If you like my work, please keep posting, keep sharing my work, subscribe to my channel. Thank you so much. तो स्टूडेंट्स, फर्टिलाइजेशन का टॉपिक हमने लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर कंप्लीट किया था। उसके बाद में हमारे पास पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट स्टार्ट होते हैं और इस इवेंट में हमारे पास सबसे पहली चीज़ जो होती है दैट इज़ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। हमारे पास दो ऑप्शन है, हमारे पास एक PEN था और एक हमारे पास जायगोट था। मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ इस चीज़ को। हमारे पास एक PEN था और एक हमारे पास जायगोट था। तो PEN बनाएगा इन फ्यूचर एंडोस्पर्म और जायगोट बनाएगा एम्ब्रियो। ओके, तो एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो में पहले कौन बन के रेडी होगा? एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो में पहले बन के रेडी होगा एंडोस्पर्म पहले बन के क्यों रेडी होगा? क्योंकि एंडोस्पर्म हमारे पास है फूड रिजर्वायर। जायगोट से एम्ब्रियो बनने के प्रोसेस के दौरान बहुत सारी एनर्जी रिक्वायर होती है। उस एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमें फूड चाहिए और फूड कौन प्रोवाइड करेगा? फूड प्रोवाइड करेगा एंडोस्पर्म। तो हमेशा जायगोट से एम्ब्रियो बनने से पहले हमारे पास कुछ अमाउंट एंडोस्पर्म का बन के रेडी पहले से हो जाता है। द एंडोस्पर्म फॉर्मेशन प्रिसीड्स द एम्ब्रियो फॉर्मेशन। अगर मान के चलते हैं एंडोस्पर्म हमारे पास बनना शुरू नहीं हुआ, पहले ही जायगोट से एम्ब्रियो बनना स्टार्ट हो गया, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसे आएगा जब फूड और एनर्जी की कमी की वजह से इसकी जो डेवलपमेंट है एम्ब्रियो की वो सीज कर जाएगी। तो ऐसी किसी भी सिचुएशन से बचने के लिए प्लांट पहले क्या करता है? वो एंडोस्पर्म बना के रेडी करता है। तो यहाँ पे हम एंडोस्पर्म बनने के कुछ तरीके स्टडी करेंगे। हमारे पास एंडोस्पर्म बनने के 3 तरीके हैं। पहला है न्यूक्लियर तरीका, दूसरा है सेल्यूलर तरीका और तीसरा है हेलोबियल तरीका। हम इन तीनों को डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है न्यूक्लियर। इसमें मैंने ये एम्ब्रियो सैक बनाया, यहाँ पे अपर साइड में मैंने जायगोट दिखाया और नीचे मैंने PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस दिखाया। हमारे पास जो जायगोट बना था वो माइक्रोपाइलर एंड पे था, तो इधर वाली साइड हमारा माइक्रोपाइलर एंड रहा। ओके, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया दिस साइड इज योर माइक्रोपाइलर एंड। तो जायगोट की प्लॉइडी है 2N और PEN की प्लॉइडी जो है वो है 3N। तो यहाँ पे क्या हुआ? PEN ने न्यूक्लियर डिवीजन की लेकिन सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं की। तो ऐसी बहुत सारी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगी फिर से, और यहाँ पे मैंने एक मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म बना के रेडी कर दिया है। अगली स्टेज हमारे पास क्या होगी? सेंटर में एक वॉक्यूल अपीयर होता है जो अपना साइज इंक्रीज करता है। अच्छा, वॉक्यूल ने अगर अपना साइज इंक्रीज कर लिया तो सारा का सारा साइटोप्लाज्म विद देयर फ्री न्यूक्लियस पुश होगा किधर? पेरिफेरी की तरफ। अगली खास चीज हमारे पास क्या होती है? यहाँ पे मैंने दोनों डायग्राम्स के ऊपर ये जो स्ट्रक्चर बनाई है दीज आर जायगोटिक सेल, जिनमें 1 या 2 डिवीजन होने के बाद 3 से 4 सेल की स्टेज बन के रेडी हो चुकी है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? जब हमारे पास वॉक्यूल का साइज इनफ गेन हो जाता है उसके बाद में क्या होता है? हर न्यूक्लियस अपनी खुद की सेल वॉल बनानी शुरू करता है इंक्लूडिंग सम साइटोप्लाज्म विद इट। तो इससे क्या है? हमारे पास ये जो लिक्विड मास है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? सॉलिड मास के अंदर। ये हमारे पास न्यूक्लियर तरीका हुआ। इसमें एग्जाम्पल हमारे पास कौन कौन से बन जाते हैं? इसमें एग्जाम्पल हमारे पास बनता है राइस का, व्हीट का, और सबसे फेमस एग्जाम्पल जो हमारे पास बनता है वो है कोकोनट का। कोकोनट में आपने देखा होगा कि जब एक प्री मेच्योर कोकोनट सीड को ओपन किया जाता है उसमें बहुत सारा लिक्विड मास होता है। वो सारा क्या है? हमारे पास फ्री न्यूक्लियर मास है, कुछ ऐसा। सेंटर से वो हॉलो होता है, वो वॉक्यूल के साइज के कारण है। अगर उसे मेच्योरिटी अटेन कराई जाए, कुछ टाइम बाद उसे ब्रेक ओपन किया जाए, तो हम क्या देखते हैं? साइड में वाइट कैर्नल है और लिक्विड का मास बहुत ही कम हो चुका होता है। तो वो जो लिक्विड होता है वो हमारे पास फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, और जो वाइट कैर्नल होता है वो हमारे पास सेल्यूलर मास होता है जो कि न्यूक्लियर मटेरियल की सेल वॉल फॉर्मेशन के कारण बना है। ओके, तो उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास दूसरा तरीका है सेल्यूलर तरीका। यहाँ पे मैंने फिर से वैसी ही स्ट्रक्चर बना दी, ऊपर जायगोट बना हुआ और नीचे PEN बनाया। जायगोट मैंने Z से रिप्रेजेंट कर दिया और यहाँ पे मैंने PEN मेंशन किया है। ऊपर मैंने M लिखा हुआ है, दैट इज फॉर माइक्रोपाइलर एंड। अगला काम क्या होगा? हमारे पास PEN न्यूक्लियर डिवीजन करती है विच इज फॉलोड बाय अ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन एंड अ सेल वॉल फॉर्मेशन।
यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक डिवीजन भी होगी साथ के साथ और सेल वॉल फॉर्मेशन भी हो जाएगी। उसके बाद हर एक न्यूक्लियर डिवीजन के साथ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन एंड सेल वॉल फॉर्मेशन जरूर होगी। तो हमारे पास अल्टीमेटली कुछ इस तरीके की सिचुएशन बन जाएगी। ये सारा का सारा एंडोस्पर्म रहा और ये हमारे पास डेवलपिंग एम्ब्रियो रहा। ये पैटर्न किसके अंदर मिलता है? ये बनता है बाल्सम, धतूरा एंड पिटूनिया। इसे याद करने का तरीका BPD होता है। BPD स्टैंड्स फॉर बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। आपने कई बार देखा होगा, इंसान किसी दूसरे की पर्सनालिटी को कॉपी करने लगता है, उसे लगने लगता है कि मैं कोई पर्टिकुलर पर्सन हूँ और वो अपनी आइडेंटिटी लूज करता है। तो ये एक बीमारी होती है BPD। उसी से हमने बाल्सम, पिटूनिया एंड धतूरा बनाया है। ओके, तो इसे लिखने के लिए हमारे पास मेजर लाइन क्या होती है? ईच न्यूक्लियर डिवीजन इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस एंड सेल वॉल फॉर्मेशन, दैट इज न्यूक्लियर डेवलपमेंट। उसके बाद में दैट इज योर सेल्यूलर डेवलपमेंट। उसके बाद में लास्ट हमारे पास है हेलोबियल टाइप। हेलोबियल न्यूक्लियर और एंडो सेल्यूलर का इंटरमीडिएट होता है। इसमें मेजर होता क्या? हमारे पास सबसे पहले PEN डिवाइड करती है और हमारे पास साइटोप्लाज्म का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अनइक्वल होता है। इससे एक बड़ी सेल और एक छोटी सेल बन के रेडी होती है। जो बड़ी सेल है वो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होती है और जो छोटी सेल बनती है वो चेलेजल एंड की तरफ बनती है। तो मेरे पास एक न्यूक्लियर डिवीजन विद सेल वॉल फॉर्मेशन हुई है। इसके बाद ऊपर और नीचे वाली सेल में बहुत सारी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन्स होंगे विदाउट सेल वॉल फॉर्मेशन एंड अल्टीमेटली हमारे पास हर न्यूक्लियस अपनी खुद की सेल वॉल और साइटोप्लाज्म कैरी करेगा इस तरीके से। तो पहले इसमें सेल्यूलर तरीका अपनाया गया, फिर इसमें न्यूक्लियर तरीका अपनाया गया, फाइनली फिर से हमारे पास सेल्यूलर तरीका अपनाया गया। तो ये न्यूक्लियर और सेल्यूलर के बीच का हुआ, इसे नाम दिया जाता है हेलोबियल टाइप। और इसमें हमारे पास अच्छा एग्जाम्पल एस्फोडिलस या फॉक्स टेल लिली होता है। ओके, तो ये मेरे पास 3 टाइप हो गए, न्यूक्लियर, सेल्यूलर एंड हेलोबियल टाइप्स। ओके, उसके बाद में कुछ नीट के पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे नीट के पॉइंट में पहला है एंडोस्पर्म इज एब्सेंट इन सर्टेन एंजियोस्पर्म। कुछ एंजियोस्पर्म हमारे पास ऐसे होते हैं जिनमें एंडोस्पर्म होता ही नहीं है। एग्जाम्पल है हमारे पास ऑर्किडेसी। उसके बाद में पैचेस ऑफ डिफरेंट कलर इन एंडोस्पर्म। कई केसेस में हमारे पास क्या होता है? एंडोस्पर्म मोजाइक पैटर्न शो करता है। मोजाइक एंडोस्पर्म कहते हैं। मोजाइक का मतलब क्या होता है? मल्टी कलर पैचेस होते हैं हमारे पास, कुछ लाइट कलर में होते हैं, कुछ डार्क कलरेशन के अंदर होते हैं। ये एग्जांपल हमें मिलता है टमाटो एंड मेज के अंदर। मेज हम सभी ने देखा होता है, घरों में जो मक्की के दाने होते हैं, अगर आप उसे देखें उसमें व्हाइट, येलोइश एंड ऑरेंजिश हमारे पास टेक्सचर होता है। 3 अलग कलर के एंडोस्पर्म एक ही एंडोस्पर्म के अंदर कैरी किए गए होते हैं, दैट इज अ मोजाइक पैटर्न। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड, हमारे पास कई बार रफ सरफेस्ड एंडोस्पर्म बनता है। एंडोस्पर्म स्मूथ होने की बजाय रफ सरफेस्ड होता है, उसमें ग्रेन्युलर मास ज्यादा होते हैं। ऐसे एंडोस्पर्म को रूमिनेट एंडोस्पर्म कहा जाता है और एग्जाम्पल हमारे पास बनता है बीटल नट का। तो ये कुछ नीट पॉइंट हुए। इसके बाद में हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज योर एम्ब्रियो डेवलपमेंट। तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट को डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एम्ब्रियो डेवलपमेंट का मतलब क्या है? जब एंडोस्पर्म बन गया तो वो जायगॉट को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, जायगॉट क्लीवेज में जाएगा, डिविजन्स में जाएगा और अल्टीमेटली एम्ब्रियो बना देगा। एक एम्ब्रियो किस चीज से रिप्रेजेंट होता है प्लांट में? उसमें 2 मेजर स्ट्रक्चर आती हैं। कौन कौन सी? एक रेडिकल और एक प्लम्यूल। प्लम्यूल शूट बनाता है और रेडिकल रूट बनाता है। ये दोनों स्ट्रक्चर जो है वो एम्ब्रियो को रिप्रेजेंट करती हैं। रेडिकल और प्लम्यूल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे एम्ब्रियोनल एक्सिस कहते हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले किसे? डाइकॉट्स को। डाइकॉट के केस में एम्ब्रियो फॉर्मेशन कैसे होती है? सबसे पहले हमारे पास ये एक जाइगोटिक सेल हुई। इसका जो अपर एरिया है, मतलब जिस साइड में ये होगी, ये माइक्रोपाइलर एंड होगा और नीचे वाला एरिया चैलेजल एंड को फेस कर रहा होगा। इसमें एक डिवीजन होती है और डिवीजन होने से 2 सेल बनती हैं। जो अपर सेल बनती है दैट इज बेसल सेल या सस्पेंसर सेल, और जो लोअर सेल बनती है वो हमारे पास टर्मिनल या एम्ब्रियोनल सेल होती है। इसे याद रखने का एक अच्छा तरीका ये हो सकता है, टर्मिनल या एम्ब्रियोनल सेल फेस करती है चैलेजल एंड को और बेसल या सस्पेंसर सेल फेस करती है माइक्रोपाइलर एंड को। अगला काम क्या होगा? ये बेसल सेल बहुत सारी माइटोटिक डिवीजन करेगा
और इससे हमारे पास क्या है, एक टॉप मोस्ट सेल है जो अपना साइज इंक्रीज कर लेगी, दैट इज हॉस्टोरिया। हॉस्टोरिया क्या करती है, ये न्यूसेलस से, आसपास के न्यूसेलस से नरिशमेंट सकअप करती है, जिससे फर्दर नरिशमेंट मिलता है इन सेल्स को। तो एक लार्ज साइज सेल है जिसका नाम है हॉस्टोरियल सेल। इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को जो सस्पेंसर सेल या बेसल सेल से बनी है, दैट इज नोन एज अ सस्पेंसर। सस्पेंसर के मेंबर्स को सस्पेंसर सेल्स कहा जाता है। ओके, तो इस सस्पेंसर सेल की ये जो लास्ट सेल है, इसे थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, इसका कुछ पर्टिकुलर काम होगा, हम आगे देखेंगे। जो टर्मिनल सेल है ये अपनी डिविजन्स को कंटिन्यू करती है और एक ग्लोब्यूलर मास बनाती है, इसी वजह से इसे नाम दिया जाता है ग्लोब्यूलर स्टेज। अगली चीज, हमारे पास ये ग्लोब्यूलर स्टेज फर्दर डिविजन्स करती है और हमारे पास जो शेप बनती है, दैट इज हार्ट शेप एम्ब्रियो। इसमें जो सस्पेंसर की लास्ट सेल थी वो रेडिकल बनाना शुरू कर देती है और प्लम्यूल में ये जो सेंटर पॉइंट है, ये जो निचला पार्ट है हार्ट शेप एम्ब्रियो, इसमें जो सबसे लोअर मोस्ट पार्ट है वहां पे क्या बनना स्टार्ट हो जाता है, प्लम्यूल डेवलप करना शुरू कर दिया जाता है। ये साइड में जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इसके 2 कॉटिलेडन्स हो जाते हैं। फाइनली एक मैच्योर एम्ब्रियो के अंदर साइज या स्पेस की कमी होने की वजह से ये जो कॉटिलेडन है ये थोड़ा सा कर्व्ड शेप के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने P से रिप्रेजेंट किया है प्लम्यूल और R से मैंने रिप्रेजेंट किया है रेडिकल। तो याद रखिएगा, बेसल सेल रेडिकल बनाता है और टर्मिनल सेल प्लम्यूल बनाता है। ये हमारे पास टोटल पैटर्न रहा किसका, डाइकॉट्स का। उसके बाद में हम स्टडी करते हैं किसे, मोनोकॉट्स को। मोनोकॉट में भी सबसे पहले हमारे पास क्या है, मोनोकॉट में पहले आती है एक जाइगोटिक सेल। ये जाइगोटिक सेल क्या करती है, ये जाइगोटिक सेल 2 सेल्स बनाती है, फिर से जैसे पिछले केस में था। पिछले केस में एक अपर सेल बेसल सेल या सस्पेंसर सेल बनी और नीचे वाली सेल टर्मिनल या एम्ब्रियोनल हुई। बेसल किस साइड पे होगा, माइक्रोपाइलर, और टर्मिनल सेल किस साइड में होगा, चैलेसल साइड में। अगली चीज, हमारे पास एक और डिवीजन होती है और एक नई सेल ओरिजिनेट होती है, दैट इज अ मिडल सेल। मिडल सेल ये रहे। ओके, तो सस्पेंसर हमारे पास शॉर्ट ही रहता है, सस्पेंसर सिंगल सेल ही रहेगा। ये पिछले केस की तरह डिवाइड करके 6 सेल्स नहीं बनाएगा, ये वैसे ही मैंने सस्पेंसर शो कर दिया, बीच में मिडल सेल हो गई। अब ये जो निचली सेल है, दैट इज टर्मिनल सेल। मैं एक बार नाम लिख देता हूं, बेसल, मिडल एंड टर्मिनल। तो टर्मिनल सेल की डिवीजन ट्रांसवर्स होने की बजाय, जैसे कि पिछले केस में था, कैसी होगी, लॉन्जिट्यूडनल डिवीजन हो जाएगी इस तरीके से। ओके, तो अगली स्टेज फिर से ग्लोब्यूलर मास बनता है। ग्लोब्यूलर मास अल्टीमेटली सिंगल कॉटिलेडन में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे मैंने P से रिप्रेजेंट किया है प्लम्यूल और R से मैंने रिप्रेजेंट किया है रेडिकल। एंड फाइनली एम्ब्रियो कुछ ऐसा बन जाता है। इस एम्ब्रियो में सिंगल कॉटिलेडन होगा, पिछले केस में 2 कॉटिलेडन थे, यहाँ पे दिखाए गए हैं, ये रहे। इस केस में एक ही कॉटिलेडन डेवलप करेगा और उसका नाम होगा स्कूटेलम। ये CBSE में और नीट में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। व्हाट इज स्कूटेलम, अ सिंगल कॉटिलेडन इन केस ऑफ मोनोकॉट्स इज नोन एज स्कूटेलम। इसमें टॉप मोस्ट पोजीशन पे प्लम्यूल होगा। प्लम्यूल की प्रोटेक्टिव जो स्ट्रक्चर होती है उसे नाम दिया जाता है कॉलियोप्टाइल। कॉलियोप्टाइल। ओके, नीचे हमारे पास रेडिकल है, रेडिकल की प्रोटेक्शन के लिए कॉलियोराइजा एंड रूट कैप दोनों होते हैं। तो ये मेरे पास ओवरऑल स्ट्रक्चर हुई मोनोकॉट की। तो इसे बेटर तरीके से याद रखने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे 2 डिफरेंस क्रिएट करता हूं बिटवीन डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स। डाइकॉट में सबसे पहला पॉइंट क्या है, इसमें बेसल सेल जो हमारे पास है, अपर सेल, वो 6 to 10 सेल का सस्पेंसर बनाती है। लेकिन मोनोकॉट में जो बेसल सेल थी उसने सिंगल सेल सस्पेंसर ही बनाया था। अगला, इसमें टर्मिनल सेल क्या करती है डाइकॉट के केस में, यहाँ पे ये जो टर्मिनल सेल है, इसने ये जो ग्लोब्यूलर मास बनाया उसमें सिर्फ प्लम्यूल डेवलप करेगा। टर्मिनल सेल प्रोड्यूसेस एम्ब्रियो एक्सेप्ट रेडिकल, क्योंकि रेडिकल किससे बनेगा, सस्पेंसर की आखिरी सेल से बनेगा, ये रहा। ओके, और मोनोकॉट के केस में हमारे पास क्या है, ये पूरे का पूरा जो हमारे पास टर्मिनल सेल का मास बना है, ये कंप्लीट एम्ब्रियो बनाएगा। इसमें रेडिकल भी इंक्लूडेड होगा और प्लम्यूल भी इंक्लूडेड होगा। डाइकॉट के केस में 2 कॉटिलेडन होते हैं और मोनोकॉट के केस में सिंगल कॉटिलेडन होता है, जिसे कि हम स्कूटेलम कहते हैं।
तो ये ओवरऑल था हमारे पास अबाउट एंडोस्पर्म फॉर्मेशन एंड एम्ब्रियो फॉर्मेशन। ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये इस पूरे चैप्टर में सबसे ट्रिकी टॉपिक है, इसे ज़रा ध्यान से कर लीजिएगा। वेटेज काफ़ी अच्छी काउंट होती है इसकी। मैं एक बार के लिए आपको चीज़ें दोबारा मेमोराइज करवा देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास हमने पढ़ा एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, जिसमें न्यूक्लियर टाइप था। न्यूक्लियर में क्या है, पहले बहुत सी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होती हैं, फिर सेंटर में वॉक्यूल अपीयर होता है और हर न्यूक्लियस का इंडिविजुअल सेल वॉल एंड में बनता है और ये सेल्यूलर मास में कन्वर्ट हो जाता है। सेल्यूलर में क्या है, हर न्यूक्लियर के बाद सेल वॉल फॉर्मेशन एंड साइटोप्लाज्मिक डिवीजन शुरुआत से ही चलेगी। और हेलोबियल के अंदर हमारे पास क्या होता है, दो इरेगुलर साइज की सेल बनती है। पहली डिवीजन सेल्यूलर के तरीके से चलेगी, उसके बाद में न्यूक्लियर तरीका चलेगा एंड अल्टीमेटली एक एम्ब्रियो डेवलप कर जाएगा। एग्जांपल फॉक्सटेल लिली हो जाता है। कुछ नीट के स्पेशल पॉइंट देखे थे हमने, इसमें मोजाइक एंडोस्पर्म पढ़ा था हमने, रूमिनेंट एंडोस्पर्म पढ़ा था और एंजियोस्पर्म में एक केस पढ़ा था जिसमें एंडोस्पर्म होता ही नहीं है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट को अगर देखा जाए तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट में हमने दो केस देखे, डाइकॉट एंड मोनोकॉट में। डाइकॉट में ग्लोब्यूलर हार्ट एंड मैच्योर होता है, इसमें ग्लोब्यूलर के बाद सीधा मैच्योर स्टेज होती है, कोई हार्ट शेप एम्ब्रियो नहीं होता है। इसमें अपर सेल रेडिकल बनाती है डाइकॉट के केस में, इसमें जो लोअर सेल है वो कंप्लीट का कंप्लीट एम्ब्रियो डेवलप कराती है। तो ये हमारे पास था टोटल इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट हम फेट ऑफ फ्लोरल ऑर्गन करेंगे हमारे पास जो भी हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आपके जो भी डाउट्स या क्वेरीज होंगी आप इसे कमेंट सेक्शन के अंदर पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।